अफवाहों के मुताबिक दक्षिण प्रशांत महासागर में एक रहस्यमयी द्वीप मौजूद है जहां पूरी आबादी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की है। लोग इस जगह को वर्जिन आइलैंड के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि वहां रहने वाली महिला जनजाति के पास एक ऐसा रहस्यमयी बीज है जो उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को सामान्य इंसानों की तुलना में 10 गुना धीमा कर देता है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग इस द्वीप की लोकेशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं मिस्टर सॉन्ग, जो अमृतत्व हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए वे सालों से विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं की टीमों को इस द्वीप की तलाश में भेज रहे हैं। दूसरी तरफ फिल्म का मुख्य पात्र वांग टीवी पर एक समाचार रिपोर्ट देख रहा होता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग ने एक बार फिर वर्जिन आइलैंड की खोज अभियान के लिए बहुत बड़ी राशि फंड की है। समाचार आगे द्वीप के रहस्य के बारे में बताता है और खुलासा करता है कि अब तक जितने भी खोजकर्ता इस मिशन पर गए हैं उनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। आज तक सिर्फ एक ही इंसान इस द्वीप पर कदम रखने में सफल हुआ था, एक मशहूर खोजकर्ता ली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ली और कोई नहीं बल्कि वांग का अपना पिता है। ली द्वीप तक तो पहुंच गया था लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। न उसने दुनिया के लिए कोई संदेश छोड़ा और न ही अपने बेटे वांग के लिए। लोगों का मानना है कि द्वीप की खूबसूरत महिलाओं ने उसे इतना दीवाना बना दिया था कि उसने वहीं हमेशा के लिए रहने का फैसला कर लिया। और सच कहें तो यह अफवाह शायद बिल्कुल सही भी हो सकती है। अपने पिता को खोजने के इरादे से वांग भी मिस्टर सॉन्ग के अभियान में शामिल होने का फैसला करता है और जहाज में सवार होने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात ह्यून वू नाम के एक लड़के से होती है। ह्यून वू खुद को एक विशेषज्ञ नेविगेटर बताता है और दावा करता है कि वह हाल ही में सोमाली नेवी सील्स से ग्रेजुएट हुआ है। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद वांग और ह्यून वू जहाज पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे रवाना होने वाले होते हैं, मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर दे देता है। कुछ देर बाद दोनों खुले समुद्र में निकल पड़ते हैं और इसी के साथ उनकी खतरनाक साहसिक यात्रा शुरू हो जाती है। शुरुआत में दोनों को पूरी उम्मीद थी कि मिशन सफल होगा, लेकिन 2 महीने तक समुद्र में भटकने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। अब तक उनका भोजन भंडार भी लगभग खत्म हो चुका होता है। भूख और थकान से परेशान दोनों बस यही दुआ करते हैं कि किसी तरह द्वीप जल्दी मिल जाए। फिर एक दिन जब दोनों जीपीएस के काम न करने की शिकायत कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनके ऊपर से पक्षियों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ गुजरता है। पीठ के बल लेटा हुआ वांग अचानक महसूस करता है कि उसके चेहरे पर कुछ टपका है। जब वह उसकी गंध लेता है तब उसे पता चलता है कि यह सीगल की बीट है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन समुद्र में यह एक अच्छा संकेत होता है क्योंकि इसका मतलब है कि आसपास कहीं जमीन या द्वीप मौजूद है। वांग तुरंत अपनी दूरबीन निकालता है और दूर देखने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। आखिरकार उन्हें एक द्वीप दिखाई दे ही जाता है। वह उत्साहित होकर यह खबर ह्यून वू को भी बताता है। शायद जिंदगी में पहली बार वांग किसी पक्षी की बीट गिरने पर इतना खुश हुआ था, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। समुद्र की तेज लहरों की वजह से वे अपने जहाज को द्वीप के किनारे तक नहीं ले जा पाते, इसलिए दोनों को मजबूरन तैरकर द्वीप तक पहुंचना पड़ता है। अगली सुबह जब दोनों होश में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास महिलाओं की पूरी फौज खड़ी हुई है। वांग अभी भी पूरी तरह होश में नहीं होता, इसलिए वह पूछता है कि क्या वे सच में वर्जिन आइलैंड पर पहुंच गए हैं। लेकिन सामने खड़ी महिलाएं बिना कुछ बोले बस उन्हें घूरती रहती हैं। कुछ देर बाद दोनों को पूछताछ के लिए उनके शिविर में ले जाया जाता है। हमेशा की तरह ह्यून वू जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है और महिलाओं को चुनौती देने लगता है, लेकिन उसकी हीरोगिरी ज्यादा देर नहीं चलती और अगले ही पल उसकी ड्यूरियन की लकड़ी से जमकर पिटाई हो जाती है। इस हरकत की सजा के रूप में दोनों को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद महिला जनजाति की नेता, जिसे सब पैट्रियार्क कहते हैं, उनके पास आती है। वह बताती है कि पिछले 500 वर्षों में बहुत कम लोग इस द्वीप तक पहुंच पाए हैं और उनमें से हर कोई अनुभवी नेविगेटर था। यह सुनकर ह्यून वू हैरान रह जाता है। मजाक में वह पूछता है कि क्या ये सब सच में अमर हैं, लेकिन पैट्रियार्क उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपनी जनजाति के साथ वहां से चली जाती है। जैसे ही सभी महिलाएं नजरों से दूर होती हैं, वांग अपना छिपा हुआ चाकू निकालता है और ह्यून के साथ मिलकर रात में भागने की योजना बनाता है। रात होते ही दोनों अपनी योजना को अंजाम देते हैं और सफलतापूर्वक पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद वांग फैसला करता है कि वह जनजाति में घुसकर अपने पिता से जुड़ी कोई जानकारी खोजेगा, जबकि ह्यून द्वीप से निकलने का रास्ता तलाश करेगा। इसके बाद ह्यून जंगल की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पूरा जंगल खतरनाक जालों से
से भरा हुआ है। सबसे पहले वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद एक लकड़ी का तीर उसकी पीठ में जा लगता है और जैसे इतना काफी नहीं था, उसके सिर पर कई नारियल भी गिरने लगते हैं। बेचारा ह्यून कुछ ही देर में चलता फिरता हादसा बन जाता है। दूसरी तरफ वांग महिला गांव में पहुंचकर एक झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। तभी जनजाति की एक सीधी सादी लड़की म्यू यान और उसकी बहन मून भी उस झोपड़ी में आ जाती हैं। वांग को जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह कोई सामान्य झोपड़ी नहीं बल्कि द्वीप की महिलाओं का स्नान स्थल है। जब म्यू यान नहाने की तैयारी करने लगती है, वांग चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मून उसे देख लेती है और भागने नहीं देती। पकड़े जाने के बाद वांग उसे कुछ देकर चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन मून जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनते ही पूरा गांव सतर्क हो जाता है। अब वांग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है, जबकि पीछे से दर्जनों महिलाएं भालों के साथ उसका पीछा करने लगती हैं। वह उन्हें डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही जाता है। उसे एक न्याय कक्ष में ले जाया जाता है, जहां पैट्रियार्क बताती है कि उनकी संस्कृति में जेल से भागना एक बड़ा पाप माना जाता है और जनजाति पर हमला करने की कोशिश करने वालों को सीधे मौत की सजा दी जाती है। तभी अचानक घायल और पूरी तरह पिटा हुआ ह्यून वू अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वह बड़े आत्मविश्वास से दावा करता है कि वह एक प्रशिक्षित सैनिक है और खतरनाक युद्ध कौशल जानता है, लेकिन उसकी बात सुनकर जनजाति की महिलाएं सिर्फ चिढ़ जाती हैं और एक बार फिर उसकी पिटाई कर देती हैं। सारी उम्र में जो इस जनजाति का मानना है कि अगर कोई पुरुष उन्हें नहाते हुए देख ले तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसी वजह से वांग और ह्यून की मौत का फैसला कर दिया जाता है। लेकिन अंतिम सजा देने से पहले पैट्रियार्क एक सवाल पूछती है। वह जानना चाहती है कि आखिर ये दोनों द्वीप पर आए ही क्यों हैं। तब वांग बताता है कि वह अपने पिता की तलाश में यहाँ आया है, जो 10 साल पहले इस द्वीप पर आए थे। ये सुनते ही पैट्रियार्क एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि उसकी मुलाकात वांग के पिता से हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह खुद भी आज तक उन्हें खोज रही है। पैट्रियार्क आगे बताती है कि अगर उसकी मुलाकात कभी वांग के पिता से दोबारा हुई तो वह उसे अपने हाथों से मार डालेगी। इतना कहने के बाद वह अपनी जनजाति को आदेश देती है कि दोनों अपराधियों को पवित्र वृक्ष के पास ले जाया जाए और वहीं उनकी बलि दी जाए। यह सुनकर ह्यून वू घबरा जाता है और महिलाओं को समझाने लगता है कि म्यू यान को उस हालत में उसने नहीं बल्कि वांग ने देखा था। वह बार बार खुद को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद महिलाएं अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं, जबकि वांग और ह्यून को अलग अलग बड़े लकड़ी के पीपों में बांधकर रखा जाता है। यह देखकर ह्यून डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद उन्हें भूनने से पहले मैरिनेट किया जा रहा है। लेकिन तभी म्यू यान उसके पास आती है। वह गुस्से में वांग को डांटते हुए कहती है कि उसने उस पर जासूसी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके मुताबिक अपनी सुंदरता पर लगे इस श्राप को मिटाने के लिए उसे वांग को मारना होगा। ऐसा लगता है कि वह अगले ही पल चाकू से वांग का काम तमाम कर देगी, लेकिन सबको हैरान करते हुए वह वांग की रस्सी काट देती है। दोनों लड़कों को भागने का मौका देते हुए म्यू यान कहती है कि वह वांग से नफरत करती है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से उसकी मौत नहीं देख सकती। वांग और ह्यून तुरंत वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जंगल का रास्ता चुनने की वजह से वे एक बार फिर जालों का शिकार बन जाते हैं। अगली सुबह दोनों को दोबारा पकड़ लिया जाता है और पवित्र वृक्ष के सामने बांध दिया जाता है। अब महिलाएं अलग अलग चीजें तैयार करने लगती हैं और आग जलाकर दोनों को भूनने की तैयारी करती हैं। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। जनजाति की एक लड़की चुनहुआ समुद्र में डूबने लगती है। उसे बचाने के लिए सारी महिलाएं दौड़कर किनारे की तरफ भागती हैं। उधर वांग और ह्यून इस ध्यान भटकने का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां जला देते हैं और आजाद हो जाते हैं। जल्दी में भागते समय उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी वजह से पवित्र वृक्ष में आग लग चुकी है। दूसरी तरफ महिलाएं चुनहुआ को डूबता देखकर परेशान हो रही होती हैं। ह्यून इस मौके का फायदा उठाकर द्वीप से निकलने की सोचता है, लेकिन आखिरी पल पर वांग अपना फैसला बदल देता है। भले ही यही लोग कुछ देर पहले उसे मारना चाहते थे, फिर भी वांग चुनहुआ को बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वह चुनहुआ को सुरक्षित किनारे पर ले आता है। जैसे ही वह वापस आती है, ह्यून तुरंत CPR देना शुरू कर देता है। किस्मत से चुनहुआ फिर से सांस लेने लगती है। यह देखकर सारी महिलाएं दोनों की बहादुरी की तारीफ करने लगती हैं। बाद में वांग और ह्यून को दोबारा पैट्रियार्क के सामने पेश किया जाता है। चुनहुआ अपनी नेता से अनुरोध करती है कि दोनों को माफ कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई है। और सच कहें तो तब तक चुनहुआ के दिल में ह्यून के लिए भावनाएं भी पैदा होने लगी थीं। पैट्रियार्क भी दोनों को माफ करने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी एक और बुरी खबर आ जाती है। उसे बताया जाता है कि पवित्र वृक्ष जलकर नष्ट हो चुका है। जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे वांग और ह्यून का हाथ है, तो वह तुरंत दोनों को मौत की सजा देने का फैसला कर लेती है। लेकिन म्यू यान और चुनहुआ दोनों मिलकर उनके लिए एक आखिरी मौका मांगती हैं। काफी
सोच विचार के बाद पैट्रियार्क मान जाती है। वह कहती है कि वांग और ह्यून के पास सिर्फ 3 महीने हैं पवित्र वृक्ष को दोबारा जीवित करने के लिए। अगर 3 महीने के अंदर वृक्ष में जान वापस नहीं आई तो दोनों को बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। अगले दिन से ही वांग और ह्यून काम पर लग जाते हैं। वे वृक्ष से जला हुआ कोयला साफ करते हैं और रोज उसे पानी देते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दोनों लड़कों की जनजाति की महिलाओं के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। अपनी आधुनिक जानकारी और तकनीकों की मदद से वांग और ह्यून बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं और महिलाओं को सब्जियां उगाना भी सिखाते हैं। इसी दौरान चुनहुआ हर रोज ह्यून का ध्यान पाने की कोशिश करती है। कभी वह उसके लिए फूल लाती है तो कभी ड्यूरियन। एक दिन वांग जीपीएस में सिग्नल खोजने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर म्यू यान के पीछे छिपे एक जहरीले सांप पर पड़ती है। वह बिना सोचे समझे तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और म्यू यान को बचा लेता है। लेकिन कुछ ही पल बाद म्यू यान बताती है कि वह सांप कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह उसका पालतू था। अगले दिन वांग और ह्यून खुशी से झूम उठते हैं जब वे देखते हैं कि पवित्र वृक्ष में नए पत्ते निकलने लगे हैं। उस रात पूरी जनजाति एक बड़ी दावत रखती है। सब मिलकर खाना खाते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य करती हुई म्यू यान को देखकर वांग को एहसास होता है कि जिंदगी की असली कीमत उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उस चीज में होती है जिसके लिए इंसान अपनी जान तक दांव पर लगा दे। और अब उसे लगने लगा था कि उसने वह वजह खोज ली है। वह म्यू यान और उसकी जनजाति को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता था। कुछ समय बाद म्यू यान वांग को अपनी जनजाति का पुराना इतिहास बताती है। वह कहती है कि बहुत पहले एक केवल महिला जनजाति हुआ करती थी जिसे विच ट्राइब कहा जाता था। यह जनजाति प्रकृति के सबसे करीब मानी जाती थी और उनके पास युआन नाम का एक रहस्यमयी बीज था जिसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उनका काम प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना था। लेकिन जैसे जैसे इंसानी बस्तियां बढ़ती गईं, लोगों का लालच और हिंसा भी बढ़ने लगी। एक दिन दुनिया को युआन बीज के बारे में पता चल गया और फिर विच ट्राइब के खिलाफ लगभग नरसंहार जैसी शिकार मुहिम शुरू हो गई। बीज को बचाने के लिए जनजाति की नेता ने उसे सबसे छोटी लड़की को दे दिया और कहा कि जितना दूर हो सके भाग जाओ। उस लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा, लेकिन वह किसी तरह बचकर निकल गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो वह एक सुनसान द्वीप पर थी। उसने देखा कि युआन सीड वहां हर तरफ उगना शुरू हो गया था। धीरे धीरे वह बेजान द्वीप जीवन से भरने लगा। समय के साथ वह लड़की बड़ी हुई और उस द्वीप पर एक नई विच ट्राइब का जन्म हुआ। कहानी खत्म करते हुए मू यान एक और चौंकाने वाला सच बताती है। वह कहती है कि वह छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि आज की पैट्रियार्क ही थी और उनकी पूरी जनजाति उसी प्राचीन विच क्लान की वंशज है। अगली सुबह मू यान वांग को उस जगह ले जाती है जहां उसने आखिरी बार उसके पिता को देखा था। वहां पहुंचकर वांग को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में उसके पिता ने विच क्लान के साथ बिताए हुए समय के बारे में लिखा होता है। वे लिखते हैं कि जनजाति के लोगों की दयालु सोच, सादगी, मेहमान नवाजी और हर जीवन के प्रति उनका सम्मान देखकर उनका दिल बदल गया था। इसी वजह से वे नहीं चाहते थे कि उनका अभियान इस शांत जनजाति की जिंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए द्वीप तक पहुंचने के बाद उन्होंने कभी दुनिया को वापस रिपोर्ट नहीं किया। उनकी इच्छा थी कि विच क्लान और जीवन के रहस्य से जुड़ा युआन सीड हमेशा आधुनिक दुनिया के लालची लोगों से छिपा रहे। डायरी के आखिरी पन्ने पर वे वांग के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। साथ ही यह उम्मीद भी करते हैं कि एक दिन उनका बेटा उनके फैसले को समझ पाएगा। डायरी पढ़ने के बाद वांग को आखिरकार सब कुछ समझ आ जाता है। वह बिना देर किए जीपीएस ट्रैकर तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वह और ह्यून वहां से जाने लगते हैं, जीपीएस से अचानक एक बीप की आवाज आती है। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब था कि ट्रैकर अभी भी सिग्नल भेज रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग को द्वीप की सटीक लोकेशन मिल चुकी होती है। यह जानकर वांग और ह्यून तुरंत पैट्रियार्क के पास दौड़ते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि मिस्टर सॉन्ग अपने आदमियों के साथ युआन सीड चुराने के लिए आ रहा है। जनजाति को बचाने के लिए सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। फैसला होता है कि द्वीप की महिलाएं मिस्टर सॉन्ग के आदमियों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर एक एक करके बेहोश कर देंगी। कुछ ही समय बाद मिस्टर सॉन्ग अपनी टीम के साथ द्वीप पर पहुंच जाता है। सबसे पहले वह अपने 4 आदमियों को द्वीप की जांच करने भेजता है। जब वे गांव में पहुंचते हैं तो वहां खूबसूरत महिलाओं को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस रहस्यमयी द्वीप पर उनका ऐसा स्वागत होगा। योजना के मुताबिक महिलाएं उन्हें शराब पिलाती हैं और कुछ ही देर में चारों आदमी बेहोश हो जाते हैं। जब काफी देर तक उनके आदमियों का कोई संदेश नहीं आता तो मिस्टर सॉन्ग खुद द्वीप के अंदर जाने का फैसला करता है। द्वार पर वांग और ह्यून उसका स्वागत
मदद करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वह वर्जिन आइलैंड नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा था। लेकिन मिस्टर सॉन्ग इतना आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं था। वह तुरंत अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सभी महिलाओं के साथ वांग और ह्यून को भी बांध दिया जाए। इसके बाद वह पैट्रियार्क को धमकी देता है और अमरता का रहस्य मांगता है। वह चाहता था कि युआन सीड की मदद से वह भी अमर हो जाए, लेकिन पैट्रियार्क साफ मना कर देती है। तब मिस्टर सॉन्ग मून की जान लेने की धमकी देता है। मजबूर होकर जनजाति की महिलाएं उसे उस जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं जहां युआन सीड छिपाया गया था। लेकिन रास्ते में ही चुन हुआ एक आदमी को गिरा देती है और अचानक पूरी जनजाति पलटवार कर देती है। देखते ही देखते वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिस्टर सॉन्ग वांग को पकड़ लेता है और उसके शरीर पर एक टाइम बम बांध देता है। फिर वह धमकी देता है कि अगर वांग ने विच क्लान का रहस्य नहीं बताया तो वह बम उड़ा देगा। तभी ह्यून और जनजाति की महिलाएं वहां पहुंच जाती हैं और मिलकर मिस्टर सॉन्ग को काबू में कर लेती हैं। लेकिन पकड़े जाने से पहले मिस्टर सॉन्ग बम का बटन दबा देता है। अगले ही पल बम पर 30 सेकंड की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। अब समय बहुत कम था। वांग तुरंत समझ जाता है कि सबको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह था खुद की कुर्बानी देना। बिना किसी से कुछ कहे वांग अकेला समुद्र की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए उसके दिमाग में पिछले कुछ महीनों की सारी यादें घूमने लगती हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि विच क्लान का असली मिशन प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना है। उसे अपने पिता की कुर्बानी का मतलब भी समझ आ गया था। जिस तरह उसके पिता ने जनजाति को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अब वांग को भी वही करना था, अपनी जान देकर। कुछ ही पल बाद समुद्र के बीच एक भयानक धमाका होता है। बम फट चुका था। यह देखते ही मू यान दर्द से चीख उठती है। बाकी सब लोग भी उस इंसान के लिए आंसू बहाने लगते हैं जिसने सबकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसके बाद स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक चौंकाने वाला ट्विस्ट दिखाया जाता है। वांग अचानक आंखें खोलता है। ऐसा लगता है कि द्वीप की रहस्यमयी शक्तियों ने उसकी निस्वार्थ कुर्बानी के बदले उसे दोबारा जिंदा कर दिया है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।